इस भारतवर्ष को दुनिया का सिरमौर देश बनाने वाला समाज कैसे उत्पन्न करे। और इस दृष्टि से जब आज की परिस्थिति को देखते हैं तो कुछ शुभ संकेत हमको मिलते हैं। उनका अनुभव करते हुए सबको अच्छा लग रहा है। 2 साल पहले जो निराशा का वातावरण था, कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ कैसे चलेगा, ऐसी चिंता लोगों के मन में थी, वो तिरोहित हो गई। अब वो चिंता नहीं है, उसके जगह विश्वास बना है कुछ होगा। उस विश्वास के चलते बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं और उस विश्वास के ही चलते अभी तक कितना हुआ, अभी तक इतना ही क्यों हुआ, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। ये एक आकांक्षा का, अपेक्षा पूर्ति के विश्वास का वातावरण संपूर्ण देश में हमको देखने के लिए मिलता है। जीवन के सब क्षेत्रों में विजिगीषु नीति के आधार पर हमको स्वावलंबी, सामर्थ्य संपन्न, वैभव संपन्न, संपूर्ण विश्व को मंगलप्रद, उत्कर्षकारक नेतृत्व देने वाला भारत खड़ा करना है। और उसके लिए आवश्यक है कि समतायुक्त, शोषण मुक्त, गौरव संपन्न, संगठित और प्रबुद्ध समाज का उद्यम उन नीतियों के समर्थन में चलना चाहिए और उन नीतियों का दिग्दर्शक भी होना चाहिए जो इस लक्ष्य को लेकर सजगता से, स्पष्टता से चलेगी। विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। केवल इन 1.5-2 वर्षों के अवधि में जिस गति से भारत ने अपने संबंध सब देशों के साथ पुनर्स्थापित किए, तो एक आश्चर्यकारक बात है, परंतु हुआ है। भारत का योग जगन्मान्य हो गया है। भारत की गीता सर्वदूर सर्वमान्य हो रही है। भारत के तथागत की चर्चा सर्वदूर हो रही है। भारत के अंदर भी हमारी परंपरागत मान्यता के जो प्रतीक है, उनकी मान रक्षा, सुरक्षा आदि का सारा प्रबंध भी हो रहा है। सीमा पर उधर पाकिस्तान की शत्रु बुद्धि का और इधर चीन के विस्तार बुद्धि का सामना करना पड़ रहा है। कट्टरता और अहंकार पूर्ण राजनीति अंतर्राष्ट्रीय जो चलती है, उसके कुचालों के कारण और कट्टरता के कारण आईसिस जैसा आतंकवाद खड़ा हो गया। इसके कारण भी देश की बाह्य सुरक्षा और ऐसी बाहरी विचारधाराएं और बाहरी देश, इनके समर्थन के कारण अथवा इनकी प्रेरणा के कारण देश के अंदर का भी आतंकवाद, उसमें कभी कभी अपने युवा भी गुमराह होकर चले जाते। यह सारा करना, शांति सुरक्षा देश में स्थापन करना, सुशासन लागू करना, सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय जीवन मूल्यों का क्षरण न हो, संवर्धन हो उनका, इसलिए शिक्षा में प्रावधान करना, माध्यमों में उनकी स्वतंत्रता कायम रखते हुए संयम आए ऐसे प्रावधान करना, इन सारी बातों में सरकार की नीति महत्वपूर्ण है। वो फल भी देती है और समाज को दिशा भी देती है। और इसीलिए कहा गया है, यथा राजा तथा प्रजा। जमीन पर अपनी नीतियों का क्या हो रहा है, इसका फीडबैक मिलना चाहिए। नीतियां कर दी, उसके लिए प्रावधान कर दिया, आदेश दे दिए, काम होगा ऐसे नहीं। क्योंकि ऐसी सजगता, स्पष्टता, कार्यक्षमता आदि गुणों के बारे में भी अभी हम सब लोग विकसनशील है, विकसित नहीं है। तब तक ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो करते हैं उसका जमीन पर क्या हो रहा है, इसका फीडबैक लेना चाहिए। और फीडबैक लेना चाहिए और इसका क्रियान्वयन भी ठीक होना चाहिए। तो संवाद की बड़ी आवश्यकता है। सबके साथ संवाद करना पड़ेगा। शासन में, शासन और प्रशासन में, शासन प्रशासन और जनता में, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न संगठनों में, सब में यह संवाद सतत चलना चाहिए। यह सारी प्रक्रिया चलेगी, उसके साथ साथ समाज का प्रबोधन होना पड़ेगा, भाव जागरण होना पड़ेगा, एकता उसमें साधनी पड़ेगी और उसकी गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी। तब हम इस बात को साध सकते हैं।
ये बहुत बड़ा उद्यम है और ये सबको करना पड़ेगा। शीर्षस्थ लोगों के मन में है, उस प्रकार की उनकी दिशा है, उनके पीछे बल कौन सा खड़ा होगा? इन सब लोगों को सोचना पड़ेगा और देश को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए हम सबको, अंग्रेजी में कहते हैं सिनर्जी, इस सिनर्जी से हम सबको अपने आप को ओतप्रोत बनाना पड़ेगा। अपने देश के चुनाव व्यवस्था में बहुत परिवर्तनों की आवश्यकता है। चुनाव व्यवस्था भ्रष्टाचार का कारण न बने। चुनाव व्यवस्था जनप्रतिनिधि वास्तव में जनता के प्रतिनिधि बनकर आए, ऐसी हो। कर व्यवस्था सरल हो, प्रशासन प्रणाली अधिक लोकाभिमुख और पारदर्शी हो, अधिक संवेदनशील हो। सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में आपने कहा है, इनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। भारतीय राजनयिक की विशेषता, भारत विकसित देश रहा हो, क्योंकि विकसित देश हम जब कहते आज की भाषा में तो केवल भौतिक जीवन का विचार होता है। वास्तव में विकास केवल भौतिकता के विकास को नहीं कहते। रावण भी एक बड़े साम्राज्य का बहुत बुद्धि संपन्न, वैभव संपन्न और कुशलता संपन्न अधिपति था। उसके मृत्यु के समय तो लक्ष्मण जी को राम जी ने भेजा कि उससे राज्य कैसे चलाना इसकी विद्या सीख लो। परंतु आज के दिन हम रावण के राज्य की कल्पना नहीं करते, राम के राज्य की कल्पना करते। भारतवर्ष ने भौतिक चढ़ाव उतार बहुत देखे हैं। अविकसित देश से विकास की यात्रा और दुनिया में सर्वाधिक विकसित देश, यह स्थान भारत ने अपने इतिहास में कई बार प्राप्त किया है और आज हमको फिर से एक बार प्राप्त करना है। समाज का प्रबोधन करने वाले, समाज के संवाद को अभिव्यक्ति देने वाले अपने बौद्धिक बुद्धिजीवी लोग, माध्यम, ये ध्यान रखते हैं क्या कि अपने संवाद को समाज में प्रस्फुटित करते समय उससे एकात्मता उत्पन्न होनी चाहिए, उससे नैतिकता बढ़नी चाहिए, उसमें से कर्तव्यबोध, दायित्व बोध ही उत्पन्न होना चाहिए, स्वैराचार को उसमें से बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। ये भान सब रखेंगे तब शिक्षा पद्धति यशस्वी होगी। और इसलिए फिर से समाज की तैयारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है। हमारे संगठित समाज को इस प्रकार संगठित करके मूल्यों के आधार पर देश के लिए अग्रसर करने वाला सूत्र कौन सा है? वही है हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, विविधता में एकता देखना सिखाने वाली संस्कृति, सब विविधताओं का सम्मान, सबके प्रति आत्मीयता और सबको स्वीकार कर चल सकने वाली दुनिया की एकमात्र संस्कृति। ये सारी बातें संस्कृति की जब हम कहते हैं, बातें हम वही कहते हैं। भारतीय संस्कृति कहते समय जो कहा जाता है, सनातन संस्कृति कहते समय जो कहा जाता है, मानवीय संस्कृति को जो कहा जाता है, वो सब बातें हम कहते हैं। लोग कहते हैं आप हिंदू तो बोल रहे हैं, इसलिए वो हिंदू संस्कृति है। उस हिंदू संस्कृति को अभी तक अक्षुण्ण अखंड रखा गया है। आज भी अपने देश में वो मिलती है। छोटी मोटी बातें इधर उधर होती रहती है, उसका बहुत बड़ा करके चित्र बताया जाता है, लेकिन वास्तविक व्यवहार क्या है? संघ के स्वयंसेवक जाके आए, दिल्ली के एक मस्जिद में जाके आए, वहां हजरत निजामुद्दीन के वहां पर जाके आए, साफा पहना के उनका स्वागत हुआ। वहां कव्वालियां चल रही थी, इनके नाम भी एक कव्वाली गाई गई। संवाद करने गए थे, संवाद करके आए। स्वच्छ भारत, मुद्रा बैंक, जनधन योजना, कौशल विकास, गैस सब्सिडी को छोड़ देना, ऐसा आह्वान, ये सारी बातें हो रही है। ये अच्छे शुभ लक्षण है, परंतु ये सारा होने में समय लगता है। विरासत में जो आर्थिक स्थिति मिली रसातल की, उसको चलने लायक धरातल पर ले आना बहुत कठिन काम है। और ये काम करते समय राजनीतिक संतुलन बनाना पड़ता है, प्रशासन के साथ संतुलन बनाना पड़ता है, और इसके परिणाम देश के अंतिम व्यक्ति के अनुभव में आए वहां तक पहुंचाना, इसके लिए भी समय लगता है।
और ये सारा करते समय इतना धैर्य समाज रखे, इसलिए उसमें वो विश्वास उत्पन्न करना पड़ता है, और जो विश्वास उत्पन्न हुआ है वो स्थिर रहे, इसको भी देखना पड़ता है। और इसलिए और एक बात इसमें अनिवार्य है, इस विकास के पथ में जमीन पर अपनी नीतियों का क्या हो रहा है, इसका फीडबैक मिलना चाहिए। विकास की बात करते हैं तो जनसंख्या की बात आती है, आपने भी उल्लेख किया। जनसंख्या को कैसे सोचना, हमने सोचा ही नहीं। जनसंख्या है अपने देश की और बढ़ रही है, और बढ़ती हुई जनसंख्या बोझ तो बनती ही है। ये समझाने की आवश्यकता नहीं, जितने मुंह बढ़ेंगे उतना ज्यादा खाएंगे। 70% अन्न उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, आपने कहा, ठीक बात है, ये भी एक विचार है। 50 वर्षों के बाद कितने मुंह हम भर सकेंगे, अन्न से कितने पेट भर सकेंगे, हमारी क्षमता क्या होगी। 50 वर्ष के बाद हमारे देश के पर्यावरण की स्थिति जैसी होनी चाहिए, उसके लिए जनसंख्या वृद्धि कैसे होनी पड़ेगी, कितनी होनी पड़ेगी। लेकिन जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या एक एसेट भी है। काम करने वाले हाथ कितने लगेंगे 50 साल के बाद, वो कहां से आएंगे। अभी हम सारी दुनिया में कहते हैं, और सही बात है, कि 10 साल के बाद हमारा देश तरुणों का देश होगा। सारे युवा आज जो यहां पर है वो काम करने वाले बन जाएंगे, इतने हाथ हमारे पास होंगे काम करने वाले। उस समय दुनिया के अनेक देश बूढ़े बन जाएंगे, रिटायर्ड लोग ज्यादा होंगे, उसमें काम नहीं कर सकेंगे। 50 साल के बाद हमारा देश बूढ़ा रहेगा या कम करने वाले लोगों का देश रहेगा। 50 साल के बाद हमारे तरुण पीढ़ी की संख्या, उसका प्रमाण हमारे जनसंख्या में क्या होना पड़ेगा, उसके लिए आज कितने जन्म होने पड़ेंगे, ये भी देखने की बात है। इतने लोगों के स्वास्थ्य की व्यवस्था हम कैसे करेंगे, इतने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था हम कैसे करेंगे, इतने लोगों की देश के मौजूदगी में हमारे देश के पर्यावरण की सुरक्षा, स्थिरता हम कैसे साधेंगे, कितनी साध सकते हैं। इस सब का विचार होना चाहिए। इसका समग्रता से विचार अपने देश में हुआ मैंने सुना नहीं। इसका विचार हो कि हम एक समान नीति बनाए सबके लिए और समान रूप से सब पर लागू करें। देश के हित का सवाल है, कौन ना कहेगा।